बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने बायो 101 का लेक्चर नंबर 19 करेंगे। लेक्चर नंबर 19 में सिर्फ एक ही टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 49। बहुत ही ज़्यादा ये लेंथी टॉपिक है और इस टॉपिक में जो है ना मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें छुड़वा भी दूंगी, जो कि बजाय इसके देखें ना जो चीज़ बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, टफ होती है, तो बेहतर यही है कि उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी आप लोगों की चॉइस होती है। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो लेंथी चीज़ें होती हैं वो तो पेपर में आने के चांसेस ही नहीं होते, ठीक है ना। 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो आपको वो ऐसा ही टॉपिक देंगे कोई बुक में से उठा के, जो आपकी बुक में जो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कोई 9 to 10 लाइन्स का होगा, ठीक है। जो बहुत लंबे टॉपिक होते हैं वो तो वो देते नहीं है पेपर में, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो एक बता दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है, कौन कौन सी आपने छोड़नी है। जो लेंथी और जो मुश्किल टॉपिक होते हैं आप उस पर पूरा दिन लगाएं, ठीक है। तो बेहतर नहीं है कि उसको छोड़ के आप उसकी जगह पे 5 चैप्टर और कर लें जो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को आज इसमें से कुछ चीज़ें मैं आप छुड़वा दूंगी, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा घुमा देने वाली हैं और उसका कोई फ़ायदा है नहीं करने का, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि MCQs के लिए जो आप लोगों की ये जो LMS पे असेसमेंट्स होती हैं उसको आप लाजमी किया करें, ठीक है। उसका भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि जो टॉपिक आपने छोड़े हुए होते हैं ना उनके MCQs कम से कम वो प्रिपेयर हो जाते हैं। बाकी जो होते हैं ना क्वेश्चंस अगर आ जाएं शॉर्ट लॉन्ग, तो आप वो वैसे भी उसमें चॉइस होती है। बेहतर यही है कि आप कोई और उसकी जगह पे अच्छे तरीके से टॉपिक कर लें, ठीक है। हम लोग चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो को अपने एंड तक जरूर देखना है। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं टॉपिक 49 पे। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें बताई हुई हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेसिस ये एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको आप लोग यूज़ करते हैं DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। फिर वो जो टुकड़े होते हैं उनको आप लोग फिर सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफेरोसिस के थ्रू। ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं फिर उनके साइज के हिसाब से उनको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो DNA फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ब्लॉटिंग पेपर पे फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पे उनको प्रॉब्स के साथ इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्स के साथ उनको हीट अप किया जाता है। प्रॉब्स जो साउथर्न ब्लॉटिंग में यूज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाईली सिलेक्टिव होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉब्स ही स्पेसिफिक DNA के साथ लग सकते हैं। ये सिलेक्टिवली ही बाइंड होते हैं विद द रेजोल्यूशन ऑफ 1 in a million, यानी कि अगर कोई मिलियन अगर DNA पड़े हुए ना तो वो जो प्रॉब होते हैं वो इतने ज्यादा हाईली सिलेक्टिव होते हैं कि आप उन मिलियन में से कोई एक ही सिलेक्ट करके उसके साथ आप लोग बाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बाइंड करने के किसी भी टारगेट फ्रैगमेंट्स के साथ, ये बहुत ही जो है ना इसको देख के ही सिलेक्टिव बाइंडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग ये देखते हैं कि मटेरियल्स कौन से चाहिए होते हैं सारे इलेक्ट्रोफेरोसिस में, ठीक है। इसमें एक तो बफर चाहिए होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो बफर चाहिए होता है वो या होगा TAE या होगा TBE, ठीक है। उसके बाद एक एगरोस चाहिए होता है आप लोगों को, जिसका जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस का ग्रेड हो उसका। और DNA को स्टेन करने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, लेकिन दूसरे भी DNA स्टेनिंग डाइज होते हैं, जैसे SYBR ग्रीन एक डाई होता है, इसको भी एथिडियम ब्रोमाइड की जगह पे यूज कर सकते हैं सेफ हैंडलिंग के लिए। क्योंकि जो एथिडियम ब्रोमाइड होता है ना वो उसको ये होता है कि बहुत वो म्यूटेजन होता है, नुकसान बहुत पहुंचा सकता है। जब भी आप लोगों ने एथिडियम ब्रोमाइड के साथ काम करना हो आप लोगों को एडवाइस यही होती है कि पहले आप लोग ग्लव्स को वियर करें और उसके बाद जो है ना पेप्टाइड जो पिपेट्स होती हैं उनकी टिप्स को जो है ना आप लोगों ने यूं उसकी टिप को किसी चीज़ के साथ टच नहीं करना। इवन कि आपके ग्लव्स के साथ अगर एथिडियम ब्रोमाइड लगा हो तो भी आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। उसके बाद आगे जो एक और चीज़ चाहिए होती है वो होता है 2X and 20X SSC, ठीक है। इसकी जो कंपोजिशन होती है इसकी कंपोजिशन में होता है 20X SSC होता है और साथ में 3.0 m NaCl होता है, 0.3 m सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। ये अगेन वही बात है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो सारे फिगर्स हैं, परसेंटेजेस हैं, अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ से याद कर सकते हैं वो कर लें। जिन स्टूडेंट्स को ये याद करने में मसला है ना तो वो जस्ट यहाँ पे इन रिएजेंट्स के नाम याद कर लें कि बफर यूज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए TAE और TBE। एगरोस का ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद स्टेनिंग के लिए सिर्फ ये वाले 2 नेम याद कर ले, एथिडियम ब्रोमाइड और SYBR ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ये जो है 2X and 20X SSC ये भी एक रिएजेंट होता है। आगे ये वाली जो ब्रैकेट में जो चीज़ है ना ये जो स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं वो कर लें, जिनको मुश्किल हो रही है वो इसको छोड़ दें बेशक, और जो आपके LMS पे इस टॉपिक से रिलेटेड जो असेसमेंट है वो वाले MCQs कर लें तो बस काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद 6X DNA लोडिंग बफर होता है वो भी यूज़ करते हैं और उसकी जो कंपोजिशन होती है उसकी कंपोजिशन में ब्रोमोफिनॉल ब्लू 0.25% होता है, 0.25% ज़ाइलिन साइनॉल FF होता है और 30% ग्लाइसरोल होता है पानी में, वाटर में, ठीक है।
यहाँ पे भी अगेन वही बात है कि जिन बच्चों को ये यहाँ पे ये परसेंटेजेस याद रखना मुश्किल लग रही है ना, परसेंटेजेस को छोड़ दे, बाकी ये सिर्फ नेम्स है ना वो याद कर लें, ठीक है। उसके बाद सुटेबल डीएनए मार्कर्स भी यूज होते हैं जिनका मुख्तलिफ मॉलिक्यूलर वेट होता है और इनको डीएनए लेडर्स भी बोला जाता है और ये एक स्टैंडर्ड्स एक मायारी तौर पे रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से पहले और जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो मिक्सचर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें 0.5% SDS होता है, 6x SSC होता है, 5x डेनहार्ड सोल्यूशन होता है, 100 mg जो है ना वो इसमें शीयर होता है, डी नेचर्ड सैल्मन स्पर्म डीएनए और यीस्ट tRNA, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मसला होगा, तो उन्होंने यहाँ पे द प्री हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ SDS SX 6x SSC 5x डेनहार्ड सोल्यूशन, ठीक है, और 100 mg शीयर्ड, ये सिर्फ याद कर लें, समझ आ गई आप लोगों को। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। डेनहार्ड सोल्यूशन को यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए और डेनहार्ड सोल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है उसमें होता है 0.02% फाइकोल होता है, 0.02% पॉलीविनाइल पायरोलिडोन होता है और 0.02% बोवाइन सीरम एल्बुमिन BSA होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वही बात, जितनी आप लोगों को ये डेनहार्ड सोल्यूशन में जो आप लोगों को आसान लग रही है वर्डिंग वो आप लोग उसको याद कर लें। उसके बाद इनके रिएजेंट्स में पैराफिनाइल होता है, सेलुलोज नाइट्रेट होता है और या जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो भी यूज होता है, जिसकी पोरोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म होती है, इसमें पोर्स होती हैं, ठीक है। और आगे ये जो है ना ये आप लोग उसको छोड़ दें, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद आरनेज ए, ठीक है, आरनेज ए भी यूज होता है स्पेसिफिक क्लीवेज के लिए, इसके भी अंदर से ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको छोड़ दें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और जो एप्रोप्रिएट बफर है वो भी यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिवली लेबल RNA यूज किया जाता है एज अ प्रॉब फॉर स्पेसिफिक डिटेक्शन, स्पेसिफिक डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे ऑडियो रेडियोग्राफी करनी होती है। अब रेडियो एक्टिव प्रॉब्स जो होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली हैंडलिंग किया जाता है और जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद RNA डिटेक्शन ऑफ RNA लेबल विद टैग्स, RNA वो RNA जिनको टैग्स के साथ लेबल किया जाता है उनकी डिटेक्शन के लिए जो है वो क्या क्या चीजें होती हैं। टैग्स कौन कौन से उनके साथ होते हैं, 3H 35S 125I और 14C, ठीक है। ये वाले टैग्स होते हैं RNA के साथ। इनको डिटेक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होता है कि 2,5-डाइफेनाइल ऑक्साजोल यूज किया जाता है इन ट्यूलोन एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 20% WT पर वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन मैं आपको वही बात कहूंगी कि यहाँ पे जो रिएजेंट्स वाला है ना, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन बेचारों को बहुत मुश्किल होती है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि बजाय इसके कि इस पूरे एक टॉपिक के ऊपर पूरे एक चैप्टर के ऊपर आप टाइम वेस्ट करें, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ठीक है, जस्ट यही आप लोग याद कर ले नेम्स। अगर वो आपसे पूछते हैं ना कि मटेरियल रिक्वायर्ड में रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, आपसे देखिए सब्जेक्टिव में यही आएगा ना कि रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो रिएजेंट्स का आपने पहले ये जो ऊपर ये जो 3-4 लाइन ये तो आसान है, ये आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बता देना है कि 20x SSC होता है, 6x DNA लोडिंग बफर होता है, DNA मार्कर्स होते हैं और उसके बाद डेनहार्ड सोल्यूशन होता है, पैराफिन ऑयल होता है, सेलुलोज नाइट्रेट और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, आरनेज ए होता है स्पेसिफिक क्लीवेज के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है और उसका एप्रोप्रिएट बफर भी यूज करते हैं, और रेडियो एक्टिवली लेबल RNA भी यूज किया जाता है एज अ प्रॉप फॉर स्पेसिफिक डिटेक्शन जहां पे ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, ठीक है। ये जो चीजें ना मैंने आप लोगों को बता दी, सिर्फ ये वाली याद कर लें, ठीक है ना, ये वाली जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है ना वो ग्रुप में आ जाए तो मैं आपको ये वाला हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगी, ये जो मैंने इसमें जो है ना हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ से ये वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बाकी अगर इसमें से कुछ आगे तो कोई मसला नहीं है, चॉइस है, चॉइस पे छोड़ दीजिएगा। लेकिन जो बच्चे हैं कि जो जिनका IQ लेवल अच्छा है, जो अच्छे से इन चीज़ों को मुश्किल चीज़ों को याद कर लेते हैं, बैठ के रट्टा लगा लेंगे तो वो करें बेशक, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चे, मैं उन बच्चों के लिए ये बात कह रही हूँ कि जो बच्चे परेशान हैं ये सब कुछ देख के कि हम लोग इसको कैसे करें, मैं उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि टेंशन ना लें कुछ, ये आप लोग कैसे जो है ना इसको हैंडल कर लें, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, ये तो अब हमने जो ऊपर पढ़े थे ये तो सारे थे रिएजेंट्स थे, ठीक है, मटेरियल्स में। अब मटेरियल्स में इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, इसमें ये होता है द ट्रांसफर फ्रॉम नैरो स्ट्रिप्स ऑफ जेल कैन बी अचीव्ड, यानी कि नैरो जेल की जो पतली पतली जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको उससे ट्रांसफर करने के लिए जो अगर जेल को ट्रांसफर करना होता है वो अचीव किया जाता है। 3 पीसेस होते हैं ग्लास के, जिसको हम लोग पैक्सी ग्लास भी बोलते हैं, और उनका साइज होता है 5/20 सेंटीमीटर। थिकनेस उनकी बिल्कुल सिमिलर वैसी ही होती है जैसे जेल की थिकनेस होती है, ठीक हो गया। एक तो ये इक्विपमेंट हो गया। दूसरा इसमें इक्विपमेंट होता है
कि ड्राई थिक फिल्टर पेपर यूज होते हैं या टॉवल पेपर टॉवल्स यूज होते हैं। अगर तो फिल्टर पेपर यूज करने हैं तो वो 4 से 5 यूज किए जाते हैं, और अगर पेपर टॉवल यूज करने हैं तो वो उनका जो साइज होता है ना वो 10x18 सेंटीमीटर साइज होता है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वेसल होती है एक। हाइब्रिडाइजेशन वेसल का जो है ना बड़ा सा डायमेंशन होता है, यानी कि 0.8 मिलीमीटर डीप होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर हाई होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज होती है, और जो मटेरियल यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन वेसल को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, उस मटेरियल का नेम होता है परस्पेक्स। परस्पेक्स से ही हाइब्रिडाइजेशन वेसल बनती है, ठीक है। अच्छा, 4 पतली पतली सी पीस होते हैं परस्पेक्स के, और उनकी थिकनेस सिमिलर उतनी ही होती है जितनी जेल की होती है। परस्पेक्स की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो इतनी होनी चाहिए कि वो सारी जितनी भी जेल है ना उसको वो कवर कर ले, ठीक है, हर 3 मिलीमीटर की स्पेसिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद एक ट्रे भी यूज होती है। ट्रे का कितना साइज ट्रे होता है कि उसकी 20 to 50 मिलीमीटर गहराई होनी चाहिए, 20 मिलीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, और विड्थ उतनी होनी चाहिए जितनी कि जेल की विड्थ होगी, ठीक है। उसके बाद अगला जो इक्विपमेंट होता है वो होता है ग्लास शीट। इसकी जो ग्लास शीट की जो लेंथ है इतनी होनी चाहिए कि ये ट्रे के ऊपर आसानी से आ सके, और ये थोड़ा सा नैरो होना चाहिए कि हर साइड से 10 मिलीमीटर का गैप जो है ना वो बच जाए ट्रे की साइड से, ठीक है, ग्लास शीट के साइड से, ठीक है। और उसके बाद और कौन सी चीज यूज होती है एक वेपर में? थिक पीसेस यूज होते हैं फिल्टर पेपर के, जिनका लार्ज एरिया होता है एज कम्पेयर टू जेल। जेल से भी बड़े होते हैं ये वाले फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर की जो लेंथ होती है वो इतनी होनी चाहिए ग्लास शीट को आसानी से कवर कर ले और ट्रे के अंदर जो है ना ये डिप हो सके, ठीक है। उसके बाद एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का एक मॉइस्टेंड पीस भी चाहिए होता है, जिसका एरिया खुला होता है ताकि वो सारी की सारी जेल को आसानी से कवर कर ले। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को 4 जो स्ट्रिप्स होती हैं परस्पेक्स से बनी हुई उसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और ये जो मॉइस्टनिंग नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है ये जो है ना डन बाय यूजिंग 2SSC, ठीक है। उसके बाद पेपर टॉवल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। एक ऑपरेटर्स चाहिए होता है जेल को कास्ट करने के लिए, जेल को फैलाने के लिए, उसके साथ ट्रीट करने के लिए। उसके बाद एक जेल टैंक चाहिए होता है जिसमें इलेक्ट्रोफेरोसिस होती है सारा, और उसके बाद एक पावर सप्लाई चाहिए होती है जो कि सारी जो है ना वो डिवाइस को सेटअप करती है, वोल्टेज करंट वगैरह प्रोवाइड करना, ठीक है। इसमें अब ये है कि इक्विपमेंट्स में भी एक तो ये आपने ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए ना नेम्स, ये नेम्स आपने कर लेने हैं याद, और दूसरा ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ने किस चीज को कवर करना है, ठीक है ना। ये हो गया, इसमें ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो रीएजेंट सेटअप की अगर हम लोग बात करें तो सेटअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये आप लोगों ने नहीं छोड़ना, ठीक है। इसमें से भी कुछ जो छोड़ना तो मैं बता देती हूँ। इसमें जो सारा जो प्रोसीजर है ये शुरू किया जाता है कि सबसे पहले एंजाइम डाइजेस्टेड DNA, ठीक है, उसको जो है वो वाला DNA लेके आया जाता है जिसको पहले एंजाइम जो है ना थोड़ा डाइजेस्ट कर चुका होता है, ठीक है। और क्वांटिफाई द ऑप्टिमम DNA कंसंट्रेशन एंड स्पेसिफाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी यूज्ड जनरली द अमाउंट ऑफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ द DNA derived फ्रॉम क्लोन्स, यानी कि 1 माइक्रोग्राम मिकदार का DNA जो कि क्लोन से लिया जाता है, जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज के जो क्लोन्स होते हैं उनसे डिराइव किया जाता है। ये काफी होता है प्लाज्मिड्स के लिए जिनका लो होता है कॉपी नंबर, ठीक है। लार्ज अमाउंट जब अपने कम्प्लेक्स DNA को अगर आप लोगों ने सेपरेट करना हो तो फिर आप लोगों को अमाउंट ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। 5 to 10 माइक्रोग्राम आपको जो है ना वो चाहिए होती है। जैसे अगर जीनोमिक DNA है, अगर आप लोगों ने उसको अपने एंजाइम डाइजेस्ट करवाना है तो उसके लिए भी आपने 5 to 10 माइक्रोग्राम रखना है। अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर होता है ये या तो TAE यूज होगा या TBE यूज होगा। TAE जो यूज होता है उसकी कंपोजिशन होती है 40 mm ट्रेस होता है, 20 mm एसिटिक एसिड होता है, 1 mm EDTA होता है, और उसके बाद जो स्टॉक कंसंट्रेशन इससे मिलती है वो होती है 20x। लेकिन जो अगर आप लोग बफर TBE यूज कर रहे हैं तो उसमें 89 mm ट्रेस होता है, 2.5 mm EDTA होता है, और 89 mm ब्यूरेट होता है। और ये इसमें जो होती है ना 10 जो है ना x वो इतना स्टॉक हमें मिल जाता है इससे, ठीक है। इसमें भी ये कंपोजिशन में नेम्स आप लोग याद कर लें, और दूसरा ये डिफरेंस याद करने आप लोग कि TAE में ट्रेस कितना है और TBE में ट्रेस कितना है, TAE में एसिटिक एसिड कितना है और TBE में कितना है, ठीक है। ये आप लोग कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद TAE को रिकमेंड किया जाता है कि ये बेस्ट होता है जब आप लोग शॉर्ट टाइम इंटरवल्स के लिए जेल को रखना चाहते हैं, ठीक है। और जहां पे DNA की आप लोग रिकवरी करना, DNA के फ्रेगमेंट्स को आपने दोबारा से रिकवर करना होता है जेल से। TBE वहां पे बेटर होता है जहां पे आपने जेल को तकरीबन लंबे टाइम के लिए रखना हो, 2 घंटे से ज्यादा के लिए रखना हो, ठीक है। ये तो हो गया सारा हमारा कि इसमें मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले रिएजेंट्स देखे, उसके बाद इक्विपमेंट देखे, उसके बाद रिएजेंट सेटअप देखा। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप होता है DNA प्यूरिफिकेशन का।
इसमें ये होता है कि जो डीएनए न्यूक्लियस के, आपको ये तो पता है ना कि हमेशा डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए निकालने के लिए सबसे पहले तो पूरे के पूरे सेल को तोड़ना होता है, ठीक है, ताकि वहां से डीएनए निकाला जा सके। अब इसके लिए क्या करना होता है कि जो सेल होता है ना सारा, उसको इंक्यूबेट किया जाता है डिटर्जेंट के साथ, ठीक है, डिटर्जेंट के साथ उसको थोड़ा हीट किया जाता है, तो उससे सारा सेल जो होता है ना वो लाइसिस हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अब ये जो सैंपल होता है ना, लाइसिस सैंपल होता है, इसमें डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है, डेब्रिस भी होता है। जो प्रोटीन होता है उसको खत्म कर दिया जाता है प्रोटाइनेज एंजाइम डाल के, क्योंकि प्रोटाइनेज एंजाइम सारा प्रोटीन को हजम कर देता है, ठीक है, और फिर इसको जो है ना वो इंक्यूबेट किया जाता है। फिर पीछे क्या रह गया, अब डेब्रिस और डीएनए को बीच में से प्योरीफाई करने के लिए और सेपरेट करने के लिए अल्कोहल प्रेसिपिटेशन की जाती है। अल्कोहल के जो है ना इसके अंदर डाला जाता है और फाइबर्स जितने भी होते हैं ना उसको वहां से बफर को यूज करके वहां से रिमूव कर दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड मैनुअल आइसोलेशन का ये प्रोसीजर, यानी कि ये स्टैंडर्ड मैनुअल होता है ना, ये वाला प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप खुद करते हैं। लेकिन कुछ किट्स भी अवेलेबल होती हैं जिसमें आप लोग सिर्फ आपने डालना होता है सेल और वो खुद ही आपको जो है ना वो डीएनए निकाल के दे देता है। आइसोलेशन के लिए एक किट्स यूज होती है जेन इलियोट, ठीक है, बहुत सारे इसके जो चाहे मेमेलियन सेल्स में से डीएनए निकालना है, प्लांट्स में से निकालना है, बैक्टीरिया में से निकालना है, फंजाई में से निकालना है, ये सब के लिए ये होता है। और जो आइसोलेटेड डीएनए होता है इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है अगर आप लोग कमर्शियल किट्स को यूज करते हैं तो, ठीक है। अगला जो हमारा प्रोसीजर होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो लंबी सीक्वेंस होती है ना डीएनए की, उसको आप लोग ब्रोक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ताकि प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस आगे हो सके। और ये आप लोग कैसे करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आप लोग डाल के आप लोग जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। अब जितना भी रिएजेंट चाहिए होता है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, वो सारे का सारा जो रिएजेंट होता है उसको पहले आइस क्यूब पर रखा जाता है, ठीक है, ये सारा डाइजेशन का रिएक्शन करवाने से पहले, ठीक है, और आइस के ऊपर रखा जाता है और साथ में उसका जो सुटेबल एंजाइम होता है वो भी रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना जो कि आइस के ऊपर रखे हुए थे, आपने इन कंपोनेंट्स को मल्टी वॉल प्लेट्स के अंदर रखा जाता है, जिसको माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स यानी कि पीसीआर ट्यूब्स भी कहते हैं, उसके अंदर डाला जाता है। और डाल के उसके अंदर तो स्लोली जो है ना उसको हिलाया जाता है, ठीक है, ताकि कोई बबल्स ना बने उसके अंदर, ठीक है। और इसमें यह भी है कि जो एंजाइम ऐड करना होता है ना वो अपने लास्ट स्टेप पे करना होता है, ठीक है, और ये ऐड करके आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने उसको रख देना होता है। और कंप्लीट डाइजेशन को यकीनी बनाने के लिए आप थोड़ा सा ज्यादा जो है ना एंजाइम आप लोग उसमें ऐड करते हैं, ताकि कोई फ्रेगमेंट्स बच गए हैं तो भी वो टूट जाएं अगर पार्शियल डाइजेशन पहले हुई थी तो, ठीक है, ताकि फिर जो रिजल्ट्स हैं वो उनमें इनएक्यूरेसी ना आए, ठीक है। उसके बाद एंजाइम की जो कंसंट्रेशन होती है जो आपने ऐड करनी होती है वो कितनी ऐड करनी होती है, जितना आपने वॉल्यूम डाइजेस्ट करवाना है ना उसका 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 जो है ना आपने एंजाइम डालना होता है, इससे ज्यादा नहीं डालना होता, क्योंकि एंजाइम के अंदर जो ग्लाइसरॉल कंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो डाइजेशन के प्रोसेस को रोक भी सकते हैं। जब वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन पे डाला जाए ना तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। इसीलिए एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको चाहिए कि जो आप पिपेट्स आप लोग यूज कर रहे हैं उसको आप लोग मिक्स करते रहें, ठीक है। तो इसमें क्या ये इवन कि अगर आप लोग ज्यादा बड़े सैंपल्स के साथ आप डील कर रहे हैं तो उसमें भी यही है कि आपने अच्छे तरीके से मिक्सचर को साथ साथ मिक्स करते रहना है, ठीक है। अब ये जो इंक्यूबेशन होता है सारा डाइजेस्ट का, ये आपने सारा जो है ना डाइजेस्ट करवाना 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या आप लोग इंक्यूबेटर में इसको रखें या इसको वाटर बाथ में रखें। वाटर बाथ में ज्यादा प्रेफरेबल होता है डीएनए सैंपल्स के लिए जो कि क्लोनिंग से ऑब्टेन होते हैं उनके लिए, यानी कि अगर आप लोगों ने डीएनए का सैंपल क्लोनिंग से लिया है, ठीक है, तो फिर तो आपने क्या करना है कि उनके लिए 1 या 2 घंटे काफी होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने डीएनए जीनोम से लिया है जो बिल्कुल प्योर होते हैं, जीनोमिक डीएनए होता है, वहां पे आपको डाइजेशन के लिए ये पूरा प्रोसेस पूरी रात के लिए रखना पड़ता है। लेकिन इसमें ये होता है कि पूरी रात के लिए रखते हैं जब आप लोग, तो एंजाइम जो है ना उसका जो रिएक्शन है वो दरमियान में खत्म हो सकता है, एंजाइम खत्म हो सकता है। तो इस बात को यकीनी बनाया आपने। फिर क्या करना है कि पूरी रात आपने रिएक्शन करवाना है, लेकिन आपने क्या करना है कि आधा एंजाइम आपने रात को शुरू में डालना है और आधा एंजाइम आपने सुबह डालना है, ठीक है ना। यानी कि आधा एंजाइम डाइजेशन का रिएक्शन बिगिन करवाने से पहले आपने डालना है और जो बाकी जो आधा जो होगा ना एंजाइम उसको आपने सुबह डाल देना है और 1 घंटे के लिए आप लोगों ने इंक्यूबेशन के लिए रख देना है।
जब ये सारी डाइजेशन खत्म हो जाएगी तो वहां पे एक कंसंट्रेशन का स्टेप एक रिक्वायर होता है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि डीएनए के जितना वॉल्यूम आप लोगों को चाहिए, ठीक है, वो सुटेबल है या नहीं है, ताकि उसको फिर जेल में आपने डालना होता है ना, ठीक है। तो वो आपने उधर से वॉल्यूम जो है ना उसको आप लोगों ने देखना होता है कि DNA is present for loading it to the gel which is generally fixed at 20 माइक्रो एल पर वॉल, ठीक है। यानी कि जो जेल होती है वो 20 माइक्रो एल पर वॉल होती है। तो जब आप उसके अंदर डीएनए डालेंगे तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो होगा 24 माइक्रो एल। जब उसमें आप लोग बफर भी डाल देंगे, ठीक है, बफर डालने के बाद 6x लोडिंग बफर आप उसमें डालेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड मेथड होता है डीएनए सैंपल्स को कंसंट्रेट करने का, उसकी मिकदार को मापने का, इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन सारी की जाती है एथेनॉल की प्रेजेंस में, ठीक है ना, ताकि जो डीएनए है वो बिल्कुल प्योर हो, ठीक है। उसके लिए एथेनॉल आप लोग ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एथेनॉल ऐड करने के बाद आप लोग डीएनए के सैंपल को दोबारा से DTH2O में डालते हैं, यूं समझ लें कि डीएनए को धोने के लिए, ताकि जितने भी एथेनॉल के ट्रेसेस हैं वो उसके साथ अच्छे तरीके से रिमूव हो सकें। क्योंकि अगर वो रिमूव नहीं होंगे तो जो आपने वेल्स बनाने होते हैं ना, यानी कि जो जेल होती है उसके अंदर आपने करना क्या होता है कि ये सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस आपने जेल के अंदर छोटे छोटे से वो वेल्स बनाने होते हैं, यानी कि यूं समझ लें कि क्या बनाने होते हैं यार, खड्डे बनाने होते हैं ठीक है ना। तो आपने वो क्या होता है कि इसके लिए जरूरी होता है कि आपने एथेनॉल को रिमूव किया हो, वरना वो जो वेल्स होते हैं उनमें पोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस था ना ये था फ्रेगमेंटेशन का। ये जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है ये आपने सुन लिया ना कि होता कैसे है, ठीक है, ये आपने सुन लिया। अब आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिख देना है अगर पेपर में आता है तो, ठीक हो गया ना। यहां से रटा कुछ नहीं माना आपने, हैंडआउट को एक दो दफा रीड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ी अभी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस दोबारा सुन लें, ठीक है। लॉन्ग में आ जाएगा अगर ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस, तो आपने इसको अपनी वर्डिंग में जो है ना इस तरह से बता देना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस का जो प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को ये ऐसा होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनके नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमेशा इलेक्ट्रोफोरेसिस के चैम्बर में एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि एनोड जो है ना वो पॉजिटिव होती है। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स की जो मूवमेंट होती है यहां से ही उनका ये होता है कि जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो आहिस्ता मूव करते हैं, छोटे फ्रैगमेंट ज्यादा मूव करते हैं। तो यहाँ से ही उनके रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट से ही आप लोगों को पता चल जाता है कि साइज की बेस पे आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो जेल की परसेंटेज आप लोग यूज करते हैं और आपने ये देखना है कि जेल की परसेंटेज कितनी यूज करनी है, जेल का साइज कितना यूज करना है। परसेंटेज जब आप लोग डिसाइड करते हैं ना तो इसका ये हो जाता है कि परसेंटेज डिसाइड करती है कि साइज ऑफ द फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना। यानी कि जितना फ्रैगमेंट का अगर बड़ा साइज होगा तो आप लोग जेल की जो परसेंटेज है वो आप लोग ज्यादा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जेल की जो परसेंटेज होती है ना वो डिसाइड आप लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैगमेंट्स के साइज पे, जिनको आपने सेपरेट करना है। और जेल का साइज जो है ना वो आप लोग डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के ऑन द अदर विल गिव द रेंज ऑफ द फ्रैगमेंट दैट आर फीजिबल टू बी रिजॉल्व, कि आपने कितने फ्रैगमेंट्स को जो है ना आपने रिमूव करना है, आपने अलग करना है, ठीक है। उसकी बेस पे ही यानी कि जो मिकदार होती है ना फ्रैगमेंट्स की, जो नंबर होता है उसकी बेस पे आप लोग जेल का साइज आप लोग मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्गर जेल्स होती हैं वो चाहिए होती हैं इन केस ऑफ सेपरेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। अगर तो जीनोमिक डीएनए को आप लोग डील कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को लॉन्गर जेल्स चाहिए होती हैं, या आप लोगों ने ज्यादा मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को डील करना होता है जिनके सिमिलर मतलब एक जैसे साइज होते हैं। 0.7 to 2% जेल जो है वो कंसीडर मतलब एजुकेट समझी जाती है, ये ठीक रहती है। कुछ जैसे जीनोमिक डीएनए सैंपल्स होते हैं जिसमें लो परसेंटेज चाहिए होती है जेल की, ठीक है, ताकि जो फ्रैगमेंट्स हैं उनकी सेपरेशन ठीक तरीके से हो सके। लेकिन जब आप लोग 0.8% से भी कम जेल अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका ये होता है कि आपने जेल की जो बेस जेल परसेंटेज टू रन यानी कि जो जेल की जो बेस परसेंटेज होती है ना आपने वो बढ़ानी होती है, बेस आपने उसकी बढ़ानी होती है, ठीक है। अप टू 2% कर देना होता है ताकि लो परसेंटेज होती है ना जेल की वो फ्रेजाइल होती है। तो जब आप बेस बढ़ा देते हैं ना उसकी, ठीक है, देखें आपको बेस क्या होता है कि एक दो ही चीज होती है ना, एक एसिडिक चीज होती है और एक बेसिक चीज होती है, ऐसा ही होता है ना। तो ये वही है कि यानी कि जो जेल की तेजाबियत है ना वो अपने फिर खत्म कर देनी होती है, ठीक है। उसको बेसिक बेस जो है ना आपने उसकी बढ़ा देनी होती है ताकि लो परसेंटेज पे जो है ना वो जेल फ्रेजाइल ना हो। लेकिन ये भी नेसेसरी होता है कि बेस जेल जो है ना आप उसको तब उसको डालें जब आप उसमें कॉम्ब रखने से पहले। अब कॉम्ब क्या होता है, वो कॉम्ब होता है जो आप लोग रखते हैं पहले, फिर आप लोग जेल डालते हैं, कॉम्ब को आप लोग रिमूव कर लेते हैं, तो वहां पे जो मैंने आपको बताया था ना कि वेल बनाने होते हैं वो वेल बन जाता है, ठीक है। बेस जेल जो होती है ना जब तक सेट नहीं हो जाती तो सेट होने तक बेस जेल के सेट होने तक
लो परसेंटेज की जो जेल है ना वो इसके टॉप पे डाल दी जाती है और फिर कॉम्ब को इस तरह से उसके ऊपर रखा जाता है कि बेस जेल का जो बॉटम है ना उसके साथ कॉम्ब टच ना करे, ठीक है। उसके बाद 1x इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें ये है कि डाइल्यूशन of prepared stock solution in DTH2O and agarose is added to it, यानी कि इसमें ये होता है कि DTH2O में जो है ना जो आप लोगों ने स्टॉक पूरा एक बनाया था ना पहले आप लोगों ने, ठीक है, वो आप लोग डालते हैं और उसके अंदर फिर आप लोग एग्रोस डालते हैं, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं और उसको आप लोग कॉन्स्टेंटली साथ साथ स्टिर करते हैं, साथ साथ आप लोग हिलाते हैं ताकि उसके अंदर क्लम्प्स ना बने, ठीक है। एग्रोस को फिर आप लोगों ने मेल्ट करना होता है, या तो आप लोग उसको माइक्रोवेव में आप लोग उसको मेल्ट करते हैं, या आप लोग उसको हीट के ऊपर रख के साथ साथ कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। माइक्रोवेव में अगर आप लोग उसको कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ना हर 30 सेकंड के बाद आपने जेल को थोड़ा स्विल करना होता है, आपने थोड़ा हिलाना होता है ताकि कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड माइक्रोवेव होते हैं ना, मतलब जो अच्छा माइक्रोवेव अगर आप यूज़ करें तो जेल कंप्लीटली 3 मिनट के अंदर अंदर मेल्ट हो जाती है। अगर उसको आपने रेगुलरली चेक करते रहना है कि हीटिंग के दौरान कहीं वो बॉयल तो नहीं होना शुरू हो गया, ठीक है। और to ensure there is no spillage, it is recommended that conical flask sufficiently large in volume. बॉइलिंग से बचने के लिए आपने यही करना है कि जो आप लोग फ्लास्क यूज कर रहे हैं ना उसका वॉल्यूम ज्यादा हो, जितना ज्यादा खुला बर्तन होता है उतनी ज्यादा बॉइलिंग जो है ना वो कम होती है, ठीक है। तो एग्रोस की प्रिपरेशन के लिए आपने एक ये बात माइंड में रखनी होती है। उसके बाद जो फ्लास्क जिसके अंदर मोल्टन जेल होती है वो फिर आप लोगों ने ट्रांसफर कर देनी होती है सारी की सारी जेल मैग्नेटिक स्टिरर के ऊपर, और जेल को आप लोगों ने ठंडा करना होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, साथ साथ आप लोगों ने कांस्टेंट स्टिरिंग करनी होती है, उसको हिलाना होता है। उसके बाद एथिडियम ब्रोमाइड को आपने ऐड करना होता है जेल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जेल जब ठंडी हो जाती है फिर वहां से जो है ना आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर प्रिपेयर करना होता है, और वो अपने बफर इतना प्रिपेयर करना होता है कि जिस टैंक के अंदर आपने जेल रखी है उसके ऊपर जब आप बफर डालें तो वो जो बफर है वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे उस जेल को जो है ना वो कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद जेल कास्टिंग ट्रे को आप लोग प्रिपेयर करते हैं, दांत के साइज का एक सुटेबल एक कॉम्ब होता है, ठीक है, वो आप लोग लेते हैं, ठीक है। और कास्टिंग ट्रे आपने जेल कास्टिंग ट्रे आप लोगों ने प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए आप लोगों की ट्रे जेल को प्योर करने से पहले। और अगर तो और दूसरी बात ये कि जब आप लोग जेल ट्रे के ऊपर डाल रहे होते हैं ना तो वहां पे आपने ये बात देखनी है कि बबल्स ना बने। अगर बबल्स बन भी जाते हैं तब भी आपने फौरन से जैसे ही आप उसके ऊपर जेल डालेंगे फौरन से आपने पिपेट की टिप के साथ आपने उन सारे बबल्स को तोड़ देना है, ठीक है। जेल जब तक सेट हो जाती है आपने ये ऑब्जर्व करनी है उसकी सारी अपीयरेंस को, और फिर जो कॉम्ब होती है ना जो आपने उसके अंदर रखी हुई थी वो आप लोगों ने आराम से वहां से रिमूव कर देनी है। फिर जेल को आपने ट्रांसफर कर देना है टैंक में, ठीक है, और वहां से आपने उसके ऊपर जो है ना वो बफर डाल देना है ताकि जो जेल है वो सारी की सारी उसके अंदर डूब जाए, ठीक है। और जो बफर है वो आपने इतनी मतलब सुफिशिएंट अमाउंट में डालना है कि टैंक की जितनी कैपेसिटी होगी मैक्सिमम उतना ही आप लोगों ने उसके अंदर बफर डालना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग बफर डालेंगे ना तो उतना ज्यादा बफरिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा और वो जेल को प्रोटेक्ट करता है मेल्टिंग से, ठीक है। जो हीट की वजह से वैसे मेल्टिंग हो जाती है ना जेल की, तो बफर होगा तो वो फिर उसकी मेल्टिंग नहीं होगी। अगर आप लोगों ने लंबे पीरियड के लिए अगर अपने जेल को रखना है तो फिर तो ये बात ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन आप लोगों को केयरफुल होना है कि जब आप लोग कॉम्स को रिमूव कर रहे होंगे तो कॉम्स को रिमूव करने की वजह से जो वेल बनेंगे ना वो टूटे नहीं, ठीक है। जो जेल अपरेटस होते हैं उसमें ये है कि रिमूविंग जब आप लोग रिमूविंग कर रहे होते हैं आफ्टर द जेल इज प्लेस्ड इन द टैंक एंड इमर्स्ड इन द बफर द कॉम्ब शुड बी रिमूव्ड इन द फाइनल स्टेप। जब आप लोग पूरा जो एक जेल है आप लोग उसको टैंक के ऊपर टैंक के अंदर जब उसको रखते हैं उसके ऊपर जब आप लोग बफर डालते हैं तो सबसे आखिरी स्टेप में आप लोगों ने कॉम्ब को वहां से रिप्लेस करना है, निकालना है ताकि जो वेल है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। और जब जो जेल होती है लोअर परसेंटेज की आप लोगों ने वो यूज करनी होती है, ठीक है। बिफोर रिमूवल ऑफ कॉम्ब, जब अपने कॉम्ब्स को रिमूव करना है तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ी देर पहले आप उसको ठंडा कर लें, रेफ्रिजरेशन कर लें, उसकी फ्रिज में उसको रख लें। इससे ये होता है कि जो वेल की जो वॉल होती है ना उनकी प्रॉपर शेप होती है। डीएनए सैंपल्स को आप लोग फिर प्रिपेयर करते हैं, 1x लोडिंग बफर आप लोग उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद लोडिंग डाई आप लोग उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद सैंपल को आप लोग अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना होता है, लेकिन इसमें भी यही है कि आप लोगों ने बबल्स नहीं बनने देने। उसके बाद जो सैंपल्स होते हैं फिर आप लोग केयरफुली वो जो डीएनए का जो सैंपल होता है ना वो आप लोगों ने उन वेल्स के अंदर डालने होते हैं, ठीक है। लेकिन एक या दो जो वेल होते हैं ना वो आप लोगों ने खाली छोड़ देने हैं। जब आप लोगों ने वो डीएनए का सैंपल उन वेल्स के अंदर डालना है तो आप लोगों ने ये बात देखनी है कि पेप्टाइड की जो आप लोग पिपेट यूज कर रहे हैं ना डालने के लिए उसकी जो टिप है
वो वेल के कॉर्नर के साथ ना लगे, टॉप के जो कॉर्नर है उसके साथ ना लगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो वेल का जो टॉप है ना वो टूट सकता है, ठीक है, और साथ वाले जो वेल होता है उसके साथ जाके लग सकता है, मिल सकता है, ठीक है ना सोल्यूशन। इसलिए पिपेट की जो टिप होती है उसको, उससे आप लोगों ने प्रेशर भी नहीं देना वेल की बॉटम के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या हो सकता है कि वेल जो है ना वो उसके अंदर परफोरेशन हो सकती है, सुराख हो सकते हैं। सैंपल को आपने बिल्कुल स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने फिल करना है उन वॉल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ढक्कन दे देना है सारे मिक्सचर के टॉप के ऊपर, और फिर आप लोगों ने उसको एक वोल्टेज के साथ, एक बैटरी के साथ आप लोगों ने इसको जो है ना वो कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या होगा कि आपने ये देखने के लिए कि सेटअप सही हुआ है या नहीं हुआ, आपको ये तब पता चलेगा जब छोटे छोटे बबल्स बनाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पावर सप्लाई जब आप जैसे ही आप लोग स्विच करेंगे ना, ऑन करेंगे, तो छोटे छोटे से बबल्स जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो जीनोमिक डीएनए होता है उसमें आप लोगों ने वोल्टेज को कम रखना होता है, 20 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर प्लाज्मिड का अगर आप लोग डीएनए यूज कर रहे हैं तो फिर आपने वोल्टेज को 100 वोल्ट का रखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो उनकी पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए डीएनए के लिए, और वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में रन करते हो। पॉजिटिव जो सॉकेट होती है वो रेड होती है, और जो नेगेटिवली चार्ज सॉकेट होती है वो ब्लैक होती है कलर में। ये सारी कहानी आपने सुन ली। अब इस सारी कहानी को भी आपने बस मोटा मोटा सा ना अपनी वर्डिंग में बताने के जो है ना वो काबिल हो जाना है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं डीनेचुरेशन के ऊपर। डीएनए जो होता है ना, जब आप लोग हासिल करते हैं तो वो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पर्पस के लिए हमने जो हाइब्रिडाइजेशन करनी होती है, हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग डीएनए को अल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हैं। अल्कलाइन में सोल्यूशन में डालने की वजह से वो डीनेचर हो जाता है, और जो है ना डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड बन जाती हैं, ठीक है। ये होता है डीनेचुरेशन। उसके बाद आगे आ जाती है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग होती है कि जो फ्रेगमेंटेड डीएनए सीक्वेंस होता है ना, ठीक है, जो मतलब डीएनए के वो सीक्वेंस जो छोटे छोटे आप लोगों ने टुकड़ों में डिवाइड की होती है, उसको आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर या नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। ये प्रोसेस आप लोग करते हैं या इलेक्ट्रोब्लॉटिंग के थ्रू करेंगे या आप लोग कैपिलरी ब्लॉटिंग के थ्रू करेंगे। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, पहले आप लोग उसको NaCl के सोल्यूशन के साथ अच्छी तरह से सैचुरेट करते हैं, अच्छी तरीके से यूं समझ लें कि उसको आप लोग जो है ना वो यूं समझ लें कि डाइल्यूट करना, ठीक है, NaCl के सोल्यूशन में इसको डालते हैं, और फिर आप लोग जो है ना उसके साथ NaCl का सोल्यूशन अच्छी तरीके से फिक्स कर देते हैं। या तो आप लोग उसको खुश्क करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, या फिर आप लोग UV रेडिएशन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ब्लॉटिंग के लिए मेम्ब्रेन कौन सी चूज करनी है। ओरिजिनल जो वैसे तो ओरिजिनली नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन ही यूज होती है ब्लॉटिंग के लिए, साउदर्न ब्लॉटिंग के केस में, लेकिन अब जो है ना वो नायलॉन मेम्ब्रेन्स भी यूज होती हैं ब्लॉटिंग के प्रोसेस में, क्योंकि नायलॉन मेम्ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ज्यादा अमाउंट का डीएनए बाइंड कर लेता है और ज्यादा एफिशिएंटली बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से साउदर्न ब्लॉट जो है ना वो लेस अमाउंट पे भी जो है ना, यानी कि अगर डीएनए की अमाउंट लेस भी होगी तो भी साउदर्न ब्लॉटिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से हो सकती है अगर आप लोग नायलॉन मेम्ब्रेन्स यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें अब ये जो है ना सारी कहानी ये आप लोग छोड़ दें, ठीक है। आगे आए आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पे आए। लेबल जो प्रॉब होता है उसको आप लोग ऐड करते हैं मेम्ब्रेन के बफर के अंदर, उसको आप लोग इंक्यूबेट करते हैं, और इसके लिए कुछ घंटे चाहिए होते हैं प्रॉबिंग के लिए, ताकि एग्जैक्ट जितनी आप लोगों को सीक्वेंस चाहिए वो बन जाए, ठीक है। जो टाइम जो आप लोगों को चाहिए होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो आप लोगों को 1 to 16 आवर्स चाहिए होते हैं। डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर के प्रॉब की जो है ना वो कम्प्लेक्सिटी कितनी है और कंसंट्रेशन कितनी है। मेन आपको बस यही होना चाहिए कि ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता चल गया। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने आप लोगों को छुड़वाया ना इतनी लंबी कहानी, ठीक है, ये यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम लोग इसको ना करें, ठीक है ना। आप जो है ना यही टाइम आप किसी और को किसी और पे देखें। ये टॉपिक इतना लंबा था, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को आधा टॉपिक मैंने करवा दिया, ठीक है ना। पूरा मैंने नहीं छुड़वाया पूरा 49, क्योंकि इसमें यह है कि देखिए अगर मैं आप लोगों को छुड़वा देती ना तो उसमें फिर ये होता कि 100% चांसेस थे उसमें से कुछ आने के, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। आधा मैंने अब आपको करवाया है ना, तो इसमें फिर कितने 50% चांसेस हैं कि आपका उधर से पेपर आ जाए जो मैंने आपको टॉपिक छुड़वाया है, ठीक है ना। अल्लाह करेगा कि जो मैंने ये ऊपर जो मैंने करवाया है ना टॉपिक, जस्ट इसी में ही आएगा। ब्लॉटिंग तक का मैंने ये आप लोगों को यहां तक मैंने करवा दिया था। जो इसके जो टोटल जो है ना वो 6 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स जो है ना वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। जो 5th वाला ये जो स्टेप है ना इसमें से मैंने कुछ आप लोगों को यहाँ से भी छुड़वाया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, एक तो ये कम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, अब टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है ये भी मैंने आप लोगों को मेन जो इसमें चीज होती है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ये भी आप लोग देख लें कितना लंबा है। अब आप लोग खुद देखें, ये इतना लंबा, कोई इंस्ट्रक्टर का दिमाग पागल है कि जो इतना लंबा हमें उठा के देगा। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने ब्लॉटिंग वाले चैप्टर्स इधर डाले क्यों हैं।
अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। टाइमिंग, ये जो है ना, ये चीज ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होती है उसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है, 2 to 24 आवर्स। ये तो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, 2 घंटे या 24 घंटे, पूरी नाइट, पूरी रात के लिए भी आप लोग डाइजेशन के लिए इसको रख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में भी टाइमिंग वेरी करती है, 1 से 16 घंटे आप लोग रख सकते हैं, और आप लोग पूरी रात के लिए उसमें भी आप लोगों ने रखना होता है। ट्रांसफर जब आप लोगों ने करना होता है जेल को, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए भी 1.5 से जो है ना 3 आवर्स आप लोगों को चाहिए होते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफर का जो अपैरेटस होता है उसको सेट करने के लिए आप लोगों को 15 मिनट चाहिए होते हैं। ट्रांसफर टाइम जो होता है ना, जब आपने ट्रांसफर करना होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप 3 to 16 आवर के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ओवरनाइट ट्रांसफर भी होता है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद ब्लॉकिंग टू रिड्यूस नॉन स्पेसिफिसिटी, जो आप लोग ब्लॉकिंग करते हैं वो आप लोग 1 घंटे के लिए करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है 1 से 16 घंटे तक, एज पर द प्रॉप, जो कि डिपेंड करता है प्रॉप की नेचर के ऊपर और अमाउंट के ऊपर, और ये भी पूरी रात जो है ना वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। उसके बाद जो डिटेक्शन होती है वो होती है 1 से 48 घंटे के दरमियान, जो कि अफेक्ट होती है, एक तो ये कि हाइब्रिडाइजेशन की यील्ड के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से रिजल्ट आपको कितने मिले हैं, वो जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा रिजल्ट होगा, जितनी ज्यादा यील्डिंग होगी, उतना ज्यादा डिटेक्शन होगा ना, और प्रॉप की स्पेसिफिसिटी के ऊपर भी, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग्स है ना, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है याद, ठीक है। बाकी ये जो था ना, जो बच्चे जीनियस हैं वो बेशक इसको कर ले, मैं उनको नहीं कहती कि वो ना करें। जो बच्चे परेशान थे मैंने उनके लिए कहा है कि इसको छोड़ दें, ठीक है ना। और बाकी जो इसमें ज्यादा जो लेंथी थे ना, जिनके चांसेस, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको ये 2 चैप्टर्स, मैंने 2 टॉपिक जो है ना, ये वाले ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन के ये प्रोसीजर्स, मैंने ये आप लोगों को वो छुड़वाए हैं जिनके चांसेस बिल्कुल कम है पेपर में आने की, क्योंकि इतने लंबे टॉपिक जो है ना वो इंस्ट्रक्टर नहीं देता आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को छुड़वा दिए थे। बाकी जो होता है ना, आप लोग जो जीनियर स्टूडेंट्स हैं वो बेशक इसको 1-2 दफा रीड आउट कर लें, जो दूसरे लोग जो करना चाहते हैं इसको रीड, वो भी 1-2 दफा बेशक रीड आउट कर लें। मैंने आप लोगों का अपना टाइम बचाने के लिए मैंने इसको किया है, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, और अल्लाह करे सारा कुछ पेपर में वही आए जो हमें अच्छे तरीके से आता है। सबसे बड़ी दुआ तो यही होती है सीरियसली। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम की जो चेयर पे बैठ के ना, तो वो वहां पे वो यही दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह जो पढ़ा है वही है, या अल्लाह जो पढ़ा है वही है। तो आप लोग नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो आप लोग यही दुआ किया करें कि जो आपको अच्छे तरीके से आता है ना, आपके पेपर में वही क्वेश्चन आए, ठीक है ना। बाकी आप लोग को अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाएं आप लोगों की। मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा वजीफा बताती हूँ, ठीक है, गैबी इमदाद के लिए। सीरियसली ये बिल्कुल आप लोग इसको हल्का मत लीजिएगा, मैंने अपनी जिंदगी में मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। देखें, जब भी आप लोग मगरिब की नमाज पढ़ते हैं ना, तो मगरिब की नमाज पढ़ने के फौरन बाद किसी से बात नहीं करनी आपने, फौरन बाद आपने 41 टाइम अल्लाहुल मुस्तानु पढ़ना है, अल्लाहुल मुस्तानु, ठीक है। ये आपने 41 टाइम पढ़ना होता है। आप लोग यकीन जाने, आप इसको आप रूटीन बना लें। आप यकीन जाने, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में आपको पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को गैबी मदद मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको पता नहीं चलेगा कि मुश्किल से मुश्किल काम आप लोग कर जाएंगे। सीरियसली मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज का इतना ज्यादा, मैंने इसका जाती तजर्बा है ये मेरा, मैंने अब सीरियसली यकीन जाने में बता नहीं सकती कि मैंने क्या क्या काम मैंने जो है ना, इस एक, मैं कहती हूँ किसी एक वजीफे की बरकत से शायद मुझे मिले होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नमाज को मत छोड़ा करें आप लोग, ठीक है। कामयाबियां सारी नमाज में ही तो होती हैं, ठीक है ना। आप लोग वो भी किया करें साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ईमान की नेमत से नवाजें, मुझे भी नवाजें, मुझे भी आप लोग अपनी नमाजों में अपनी दुआ में याद रखा करें। मेरे लिए दुआ जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।